किस नंबर 9 अधम। भला आप जैसे इंसान को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो मुझ जैसी लड़की को इम्प्रेस करे। लहजा आम सा था, लेकिन सवाल ऐसा था जिसका जवाब मासील खुद भी नहीं जानता था। मासील भी अब गर्दन मोड़े एमा को ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली थी। मासील ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वो लोगों को उनके चेहरे से पढ़ लेता था, आंखों में झांक कर अंदर का हाल जान लेता था। लेकिन एमा की आंखें स्याह थीं, स्याह यानी खूब अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें वो गुम तो हो सकता था पर कुछ ढूंढ नहीं सकता था। उसके इतने गौर से देखने पर एमा ने नसें चुरा ली। वो अब सामने पोल में तैरती रंग बिरंगी पत्तों को देख रही थी। मेरी आंखों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके सादा से लहजे में बोले के जुमले ने मासिल को ठटकने पर मजबूर कर दिया था। यानी वो जान गई थी मासिल उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो अपने जज्बात छुपा कर रखते हैं। मासिल ने हल्की से कहा, जो आप अपने जज्बात आया करते ऐसे लोगों की कदर नहीं होती। वो उसे सच बता रही थी। ऐसे लोग दिल फेंक कहलाए जाते हैं। मासिल ने उसकी बात को गौर से सुना और फिर गहरा सांस फिजा में खारिज करते कहा, सच्चे जज्बे अपना आप जाहिर करवा देते हैं, ऐसे जज्बे छुपाए नहीं छुपते। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ एमा। मुझे सालों से कोई लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं कि कौन लड़की मुझे पसंद करती है और कौन मेरे साथ डिनर करना चाहती या कौन मेरे साथ एक हसीन शाम बिताना चाहती है। हाँ, मुझे तलाश थी ऐसी लड़की की जो मुझे मुतासिर कर सके, जिसे देखकर मुझे एहसास हो कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। और अब मेरी ये तलाश पूरी हो चुकी है। आखिरी जुमला उससे एमा के चेहरे को नजरों के हसार में लेते बोला था। उसकी बात पर एमा का दिल धड़का था। उसे मासील की आखिरी बात को मुकम्मल इग्नोर किया था। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सवाल गैर मुतवक्का था। एमा ने हैरानी से मासील को देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। अब वो उसके चेहरे से उसके तासुरात जांचना चाह रहा था। वो कई लम्हे उसकी बात पर गौर करती रही। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। इन्हें गौर से मत देखना कि तुम्हें पसंद आ जाए, क्योंकि ये इंगेज्ड हैं। उसकी समाज से चंद अल्फाज टकराए थे। उसके अंदर छन से कुछ टूटा था। अब्दुल, ये नाम फिजाओं में खूंज कर रह गया था। नहीं, मोहब्बत से मेरा कोई लेना देना नहीं, उससे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वो नहीं जानती थी मासिल ने उसका जवाब सुनकर अपनी अटकी सांस बहाल की थी। डेट्स ग्रेट। वो बिला वजह ही खुश हुआ था। मुझसे नहीं पूछोगी यही सवाल? वो उसकी खामोशी पर हैरान था। लोग तो उससे ये सवाल सबसे पहले करते थे कि मासिल दिपुत्साह से कभी किसी से मोहब्बत की थी या नहीं। लेकिन वो अजीब लड़की थी जिसे उसकी ज़ात में जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। नहीं, ज़रूरत ही नहीं। मुझे लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट कम ही होता है, वो सादा से लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। हाँ, ठीक कहा। तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानती। फीकी सी मुस्कान उसके लबों पर उभरी थी। एमा ने रुककर उसे देखा। मासील का मासील के अलावा और क्या नाम हो सकता है भला? वो ताज्जुब से बोली। वही जो नहीं होना चाहिए था। बरजस्सा जवाब आया था। क्या नाम है आपका? ये पहला सवाल था। अधम, अबू अधम। और वो देखती ही रह गई। अबू अधम यानी इस्लामी नाम, यानी वो मुसलमान था। नहीं, वो मुसलमान तो नहीं लगता था। उसे तो मुसलमानों से नफरत थी। फिर वो अबू अधम क्यों था? लेकिन वो अधम लफ्ज़ पर गौर करना भूल गई थी। अधम यानी स्याह, अंधेरा, तारीकी, स्याही यानी मौत। तुम्हें क्या लगता था मिस्टर अब्दुल कि तुम भाग जाओगे, छुप जाओगे और हेजल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी? वो कहरबार नजरें लिए उसके सामने खड़ी थी। वो कल ही अपने टूर से वापस लौटा था और इस वक्त अपने दोस्तों के साथ क्लब में सिगरेट फूंक रहा था। थरकते जिस्म चारों जानिब घूम रहे थे। उसे देखते ही सिगरेट पीते अब्दुल को अच्छू लगा और वो झटके से सीधा हुआ। सिगरेट हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। उसे अंदाजा नहीं था हेजल यहाँ तक पहुंच जाएगी। मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, क्या तुम्हें अंदाजा है? उसे गुस्से से चीखते हुए अपना कीमती बैग अब्दुल को दे मारा। वो लाल भभूक का चेहरा लिए उसे कच्चा चबा जाने को तैयार थी, जबकि अब्दुल तो उसके रवैये पर शौक था। उसके दोस्त हैरानी से कभी अब्दुल तो कभी हेजल को देख रहे थे। अब्दुल ने बैग उठाया और आगे बढ़कर हेजल का बाजू थामते उससे खींचते हुए बाहर निकल आया। छोड़ो मुझे झूठे इंसान! हेजल ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। मैडम, आप होश में नहीं हैं, जाएं यहाँ से।
वो उसे क्लब से बाहर ले आया था। अब वो दोनों मेन रोड पर खड़े थे। हेज़ल का सांस सोनकनी की तरह चल रहा था। तुम जॉब शुरू करने से पहले ही छोड़कर भाग गए, आखिर क्यों? इतने बुज़दिल हो गया? वो अपने सामने खड़े अब्दुल की आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। जगह जगह से फटी जीन्स और टी शर्ट पर वो अपने अजीबो गरीब कटिंग वाले बालों को पोनी में कैद किए उसे ही देख रहा था। उसका अंदाज बड़ा सर्द था, ना कोई गुस्सा, ना कोई परेशानी। वो सर्द निगाहों से हेज़ल को देख रहा था, जो इस वक्त नक्सक से तैयार यकीनन किसी शूट से वापस आई थी। अचानक ही टूर का प्लान बन गया था। वो नसें चुराते बोला था। अच्छा, तो फिर शाली को इनकार क्यों किया? वो अभी भी गुस्से में थी। शाली के नाम पर अब्दुल ने पूरा समूह बनाया था। कल सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। इस वक्त जान छुड़ाने का यही बहाना मिला था। 10 बजे नहीं, 8 बजे। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं जो तुम्हारा इंतजार करूंगी। समझ आ गई ना? उसका गुस्सा किसी सूरत ठंडा नहीं हो रहा था। ओके। अब्दुल ने गहरा सांस लेते कहा, 8 बजे याद से, नहीं तो तुम्हारे इस घोंसले को मैं आग लगा दूंगी। वो उसके बालों की जानिब इशारे करते वापस पलट गई। उसके जूतों की टक टक की आवाज़ उभरी और फिर कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठकर वो फराटे भरती जा चुकी थी। घोंसला, ओ माय गॉड। अब्दुल ने बेसाख्ता अपने बालों को छुआ था और फिर भोले से मुस्कुरा दिया। उसकी निगाहों ने दूर तक हेज़ल की गाड़ी का पीछा किया था। जब सूरज लपेट लिया जाएगा। सूरह तकवीर आयत 1। वो अंगिश्त शहादत को आयत के नीचे हरकत देती गौर से पढ़ रही थी। उसकी उंगली उसकी तलावत के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, आयत 2। उसका दिल हल्का सा कांपा था। उसे अंधेरा नहीं पसंद था। उसे रात की स्याही से खौफ आता था। फिर ये अल्लाह का कलाम कैसे खौफनाक दिन की पेशनगोई कर रहा था। और जब पहाड़ जलाए जाएंगे, आयत 3। उसे तो टीवी में भी लावा उगलते पहाड़ देखकर बेचैनी होने लगती थी। फिर ये कैसा दिन था? और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी, आयत 4। अरब में 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बहुत कीमती समझी जाती हैं। और उस दिन ऐसा आलिम होगा कि किसी को भी उन कीमती ऊँटनियों की परवाह नहीं होगी। वो ऐसे ही घूम रही होंगी। और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, आयत 5। वो होले होले आगे बढ़ रही थी। और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, आयत 6। वो अटकी। उसका हाथ रुका था। उसकी पेशानी पर लकीरें नुमादार हुई। उसे दोबारा आयत को पढ़ा। भला इसका क्या मतलब हुआ? पानी तो आग बुझाने के काम आता है, फिर ये खुद कैसे भड़क या थुक सकता है? कुछ सोचकर उसने कुरान पाक को इज्जत और तकरीम से बंद किया। उसे ताक पर रखा और लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वो एक शख्स था जो उसके सवालों के जवाब देना जानता था। सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के बाद उससे मिस्टर ग्रे के नाम से पेज को सर्च किया और फिर अपना सवाल छोड़ दिया। पूरी दुनिया जानती थी कि रोहान जब्बेल अब नहीं रहा। उसे काफ़ी अरसे से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जाने ये कौन शख्स था जो उसके हर सवाल का बिल्कुल वैसे ही जवाब देता था जैसे रोहान जब्बेल दुनिया को कायल कर लेता था। उसे वो अकाउंट सजेशन में शो हुआ था और वो वही शख्स था जिसे एमा ने फॉलो किया था। उसकी बातें अच्छी होती थीं। उससे कोई भी सवाल किया जाता वो हमेशा जवाब देता था। सवाल करने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसका मैसेज पढ़ लिया गया था और फिर कुछ ही सेकंड से उसे नोटिफिकेशन मिला था। उसका दिल तेजी से धड़का। वो झट से सीधी होकर बैठी और धड़कते दिल के साथ मैसेज देखा। क्या आप साइंस की स्टूडेंट हैं? उल्टा सवाल किया गया था। जी हूँ। उसे सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाब दिया था। हथेलियां पसीने से तर होने लगी थी। जाने उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता था। मिस्टर ग्रे के नाम पर उसके जहन में एक खाका उभरता था। तस्वुर के पर्दे पर एक अक्स झिलमिल करने लगता था। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, स्याह शॉल कंधों पर फैलाए, टांग पर टांग जमाए किसी किताब की वर्कितानी करता वो शख्स जाने कहाँ से आ जाता था। पानी यानी वाटर का फॉर्मूला आता है आपको? एक और सवाल हाजिर था। जी। उससे उलझते हुए टाइप किया। H2O। बिल्कुल ठीक। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है। हाइड्रोजन आतिशगीर यानी फ्लेमेबल है, जबकि ऑक्सीजन आतिशगीर नहीं है, लेकिन ये आग को भड़काने में अहम किरदार अदा करती है। उस दिन जब हर चीज़ अलग अलग हो जाएगी, पहाड़ रुई के कालों की तरह उड़ने लगेंगे, तो पानी में मौजूद ये हाइड्रोजन अलग होकर भड़क उठेगी
और ऑक्सीजन उसे भड़काने में अहम किरदार अदा करेगी और ये समंदर थुक जाएंगे। वो फुक चेहरा लिए स्क्रीन पर मौजूद उसके भेजे मैसेज को पढ़ रही थी। वो जा चुका था। वो बैठी रह गई थी। भला ये वो क्यों ना सोच पाई। अभी वो इसी कश्मकश का शिकार थी जब उसका अपना फ़ोन बज उठा। उससे फ़ोन उठाया तो मासिल का नंबर चकमक कर रहा था, जिसे उससे अधम के नाम से सेव कर लिया था। उससे अचंभे से फ़ोन को देखा। रात की पहर मासिल की कॉल। उससे हैरत हुई। फिर वो बेड से उतरकर बैल्कनी में आ गई। फ़ोन कान से लगाया तो उसकी आवाज़ उभरी थी। शुक्र है तुमने फ़ोन उठाया, मुझे लगा था ब्लॉक ही कर दोगी। उसका अंदाज ऐसा था कि एमा के लबों पर मुस्कान उभरी। वेल, आइडिया अच्छा है। वैसे भी जो लोग मुझे तंग करें मैं उन्हें ब्लॉक करने में देर नहीं करती। तुम मुझे ब्लॉक कर दोगी? सीरियसली? उसे जैसे सदमा लगा। मिस्टर मासिल को नहीं, लेकिन अधम को कर सकती हूँ। वो साफ कोई से बोली, लेकिन अंदाज चिढ़ाने वाला था। वेट, अभी क्या कहा तुमने? मेरा नाम लिया, फिर से कहना। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। मतलब? वो उलझी थी। तुमने भी मेरा नाम लिया, अधम कहा ना? उसे जैसे यकीन ना हुआ था। हाँ, आप अधम ही हैं तो आपको अधम ही कहा जाएगा ना। जिंदगी में पहली बार मुझे अपना नाम इतना अच्छा लगा है, वरना मैं तो भूल ही गया था मेरा कोई नाम भी है। वो खुश था, बेतहाशा खुश। एमा उलझ कर रह गई थी। अजीब शख्स था वो। क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी थी? नहीं, सब कुछ था। शक्ल और सूरत, अच्छी शख्सियत, पैसा और शोहरत। लड़कियों की कमी नहीं थी। उसके एक ऑटोग्राफ के लिए लड़कियां सालों इंतजार करती थीं। वो अपनी अहमियत अच्छे से जानता था। एमा ने कभी उसे लड़कियों की जानिब राग़िब होते नहीं दे पाया था। उसकी शख्सियत में बहुत ठहराव था। फिर क्यों वो एमा को इतनी अहमियत दे रहा था? क्यों वो उसका मोहताज था? आप मुझसे क्या चाहते हैं? बिलाखिर उससे पूछ ही लिया था। सवाल सुनकर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। गहरी खामोशी। मासिल का दिल धक धक कर रहा था। मैं तुम्हें जाने लगा हूँ। उसकी साफ कोई पर एमा साकित रह गई। हथेलियों में पसीना उतर आया और चेहरा कानों की लू तक सुर्ख पड़ गया था। उसे हरगिज इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मासील वो शख्स था जिसमें हजार बुराइयां थीं, पर एक अच्छाई थी। वो झूठ नहीं बोलता था, वो सच बोलता था। उसे झूठ की जरूरत पेश ही नहीं आती। और सच बोलने वाला इंसान हमारी इस इंसानी दुनिया में मिसफिट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हुआ था। कुछ बोलोगी नहीं? उसकी खामोशी पर वो बेचैन हुआ था। इतनी जल्दी चाहत कैसे? वो बस इतना ही कह पाई। मैं देर नहीं कर सकता, जज्बात के मामले में तो बिल्कुल नहीं। उसका एक एक लफ्ज सच्चा था। पर मैं ही क्यों? कमजोर सा सवाल उभरा था। क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैंने खुद को कहीं खो दिया है, मुझे खुद की तलाश है। आप तो मासील हैं, अधम। मैं आम इंसान हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मासील के दिल पर खोसा सा पड़ा था। तुम नहीं जानती तुम क्या हो। तुम सबसे अलग हो, और मैं जानता हूँ सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इंसान अपनी मदद आप ही कर सकता है, और जब तलाश खुद की हो तो कोई तीसरा काम नहीं आता। अब उसका लहजा हमवार हुआ था। पर सुना है मोहब्बत सब कुछ कर सकती है। बात अब मोहब्बत पर आ गई थी और एमा के अल्फाज सम तोड़ गए थे। उसे खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया था। ईमान है हैरियत से अपने हॉस्टल पहुंच गई थी। उसकी रूममेट का नाम यशमा गुल था। वो पाकिस्तान से थी लेकिन क्रिश्चियन थी। ईमान के लिए इतना ही काफ़ी था कि कोई तो उसे समझने वाला था, बल्कि कोई तो उसके मुल्क से था। उसकी तवक्का के बरक्स कमरा निहायत गंदा था। जगह जगह कपड़े और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में 2 सिंगल बेड थे और दीवार में अलमारी नस्ब थी। वो बुरी तरह से थकी हुई थी, लेकिन वो इतने गंदे कमरे में नहीं रह सकती थी। कल उसे यूनिवर्सिटी जाना था। 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उससे कमरे को रहने के काबिल बना ही लिया था। उससे यशमा की चीज़ों को नहीं छेड़ा था, अलबत्ता अपने बेड से उसके कपड़े और चीज़ें उठाकर साइड पर रख दी थी। वो भी यशमा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना थी। लेकिन अक्सर लड़कियों का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है, ये वो जानती थी। कमरा थोड़ा साफ हुआ तो उसने अपना सामान अपनी कबर्ड में रख दिया और थक हार कर बेड पर गिर गई। एक लंबी बड़ी सी स्याह गाड़ी सूख टाइलों वाले पोर्च में आकर रुकी। दाइमा तेजी से गाड़ी से उतरी और तेजी से अंदर की जाने पड़ी। उसके अंदाज में शराब था। हवेली में मामूल के मुताबिक खामोशी थी, लेकिन जब से वो आया था ये खामोशी काफ़ी कम हो चुकी थी। पर आज फिर से कहीं वो चला तो नहीं गया? उसका दिल धड़क उठा।
उसने अपनी ही सोचों की नफ़ी की और लाउंज में आकर चारों जानिब नज़रें दौड़ाने लगी। दिल उसी रफ्तार से धड़क रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो किसी को देखने की मुंतज़िर थी। लाउंज में भी गैर मामूली खामोशी छाई थी, जो उसके आने के बाद टूट चुकी थी। लेकिन आज फिर वही खामोशी। उसका दिल डूब कर उभरा था। दिमाग जो कह रहा था, दिल उसे सुनने को कासिर था। चला गया वो। बाईं जानिब से आवाज़ उभरी थी। उसे झटके से चेहरे का रुख मुड़ा। सईद जबेल थके थके से खड़े थे। वो उनकी बात सुनकर साकित रह गई थी। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? मैंने रोका था, मना किया था। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। अगले ही पल उसकी सुनहरी आंखों में नमी उभरी थी। वो शकस्सा कदमों से चलती लाउंज में पड़े सोफों की जानी पड़ी और फिर गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। दिल टूटकर किरची किरची हुआ था। वो अपनी अहम मीटिंग छोड़कर आई थी, सिर्फ उसके लिए। वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी। ताइमा को दिली अफसोस हुआ था। वो शख्स उसका बचपन का मंगेतर था। वो उस पर मरती थी, लेकिन जाने क्यों वो उससे इतना गुरेज करता था। तो साबित हुआ, दाइमा जबेल की उस शख्स के नज़दीक कोई अहमियत नहीं। उससे सोफे से पुष्टि खाते आंखें मूंद ली। अहमियत तो है, शायद उसे ज़रूरी काम था, इसलिए रुक नहीं पाया। सईद जबेल ने उसकी सफाई पेश की थी। आप तो उसी की तरफदारी करेंगे? आंसू कनपटी से फिसलता बालों में जस हो गया था। वो दराज कद लड़की अपने बचपन के मंगेतर और महबूब की बेरूही पर आंसू बहा रही थी। वो तुम्हारा ही है दाइमा बेटी, और तुम्हारा ही रहेगा। सईद जबेल ने उसके सर पर हाथ रखते रखते तसल्ली दी थी। एकतरफा मोहब्बतें शायद कभी मंजिल को नहीं पहुंचती। वो एक झटके से उठी और तेजी से सीढ़ियों की जानी पड़ी। सईद जबील उसे ही देख रहे थे, जो अब सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में जा रही थी। आज रात वो फिर से उसकी बेरूही पर खुलकर आंसू बहाने वाली थी। चश्मा रात देर से वापस आई थी। जैसा ईमान ने सोचा था उसके बारे में, वो वैसी नहीं थी। वो एक छोटे कद की इंतहाई दुबली पतली सी लड़की थी और उसकी रंगत भी थोड़ी दबती हुई सी थी। लेकिन वो मॉडर्न थी, फैशनेबल थी। उससे बाल टाई करवा रखे थे। उसके अब्रू कमानों की तरह खड़े थे। उससे ऊपर से नीचे तक ईमान को देखा। वो शावर लेकर निकली थी। ईमान उसे देखकर खुशदिली से मुस्कुराई। उसके बाल टॉवल में लिपटे थे। वो भी बदले में मुस्कुरा दी। शुक्र है आप आ गई, मैं काफ़ी बोर हो गई थी। ईमान ने बेड पर बैठते कहा। कमरे में अलग से कोई कुर्सी या सोफा नहीं था। एक बेड ही था, जिस पर वो बैठ सकते थे या लेट सकते थे। मैं ऑफिस से इसी टाइम आती हूँ रोज़ाना, रेशमा ने आम से लहजे में जवाब दिया। ईमान ने टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। उसे हैरत हुई कि इस वक्त वो ऑफिस से वापस आई थी। क्या उसे डर नहीं लगता था? पर वो तो स्टूडेंट थी ना। ओह हाँ, यहाँ तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, ताकि वो अपने खर्चे खुद उठा सके। चलो अच्छी बात है। वो बस सोच कर रह गई, बोल ना पाई। वैसे भी वो ज़्यादा सोशल नहीं थी। तभी जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। उससे बाहर निकलकर हॉस्टल को नहीं देखा था। अजीब सी हालत थी। घर की बेपनाह याद आ रही थी। शाम होते ही उसका दिल डूब गया था। असाब जैसे चटक गए थे। वो बहुत थकी हुई थी। सोना चाहती थी, पर सोया नहीं जा रहा था। आंखें चल रही थीं। रेशमा ने आते ही खाना ऑर्डर किया था और फिर उससे ईमान से उसकी डिग्री के बारे में पूछा था। ईमान को उसने बताया था कि वो स्टूडेंट नहीं थी। उसे अपनी पढ़ाई दरमियान में ही छोड़ दी थी। वो जॉब कर रही थी, जिससे वो अच्छा खासा कमा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। ईमान खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। खाने के बाद वो फ़ोन पर लग गई तो ईमान ने लाइट ऑफ करके सोना बेहतर समझा। उसे सुबह यूनिवर्सिटी जाना था। वो पहले ही लेट थी और यूनिवर्सिटी के माहौल का सोच सोच कर उसकी हालत अजीब हो रही थी। लेकिन उसने उस बात का शुक्र अदा किया था कि उसकी रूममेट ना सिर्फ पाकिस्तानी थी, बल्कि वो नेचर की भी अच्छी थी। उसके जहन से एक बड़ा बोझ उतर गया था। वो काफ़ी थकी हुई थी। चनाचा कुछ देर करवटें लेने के बाद वो सो गई। मैंने सुना था बेटियां माँ का अक्स होती हैं, और मैंने बिल्कुल ठीक सुना था। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ, मिस्टर जबील। वो नम आंखें लिए लैपटॉप की रोशन स्क्रीन पर चमकती उसकी तस्वीर से बातें कर रही थी। मेरी माँ ने ऐसे ही एक शख्स से ज़िंदगी पर मोहब्बत की जो उसे नहीं चाहता था, और मैं मोहब्बत करने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। मैं बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करती हूँ आपसे। लेकिन मेरी माँ एक साबिर खातून थी। वो बड़े ज़र्फ की मालिक थी, जिन्होंने अपनी मोहब्बत कभी हासिल करने की तमन्ना नहीं की। लेकिन मैं इस आदत में उन पर नहीं गई। मेरा इतना ज़र्फ नहीं कि अपनी मोहब्बत किसी को सौंप सकूं। और फिर उस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं जो बचपन से मेरा है।
जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। मैं दाइमा जबील हूँ, माहिन हमदान नहीं जो खाली हाथ रह जाएगी। उसे सर्द लहजे में कहते हथेली से आंसू रगड़ लिए। स्क्रीन पर उभरता उस शख्स का सरापा बेइंतहा दिलकश था। गल्फ लगे सफ़ेद शलवार कमीज में वो स्याह चादर कंधों पर डाले अपनी उस खानदानी बड़ी सी कुर्सी पर बरजुमान था और उसके पीछे दीवार पर थोड़ा सा ऊपर एक तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में जो शख्स था वो भी उसी कुर्सी पर बैठा था। उसने उसी तस्वीर को कॉपी करते हुए अपनी तस्वीर बनवाई थी। हाँ, वो हशाम जबील जैसा दिखता था। वो हशाम जबील जैसा ही था। वही हशाम जबील जो माहिन हमदान को कुछ नहीं दे पाया था। और ये शख्स भी बिल्कुल वैसा ही था जो उसे नज़रअंदाज करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हशाम जबील माहिन हमदान को करता था। लेकिन ना तो वो माहिन हमदान थी और ना वो शख्स हशाम जबील था। वक्त बदल चुका था। वो माजी की कहानी को हरगिज़ दोहराने नहीं दे सकती थी। एमा अगले दिन इंस्टीट्यूट नहीं जा पाई थी। उसे तेज़ बुखार था। रोज़ भी 2 दिन उसके लिए शहर से बाहर गई थी। उसका फ़ोन सारा दिन बंद रहा था। मासिल एमा के ना आने पर परेशान हो गया था। एमा का बुखार और फ्लू से बुरा हाल था और ये सब रोज़ की मेहरबानी थी। उसके कहने पर एमा ने आइसक्रीम खाई थी। मौसम तो पहले ही बदल रहा था। बदलते मौसम और आइसक्रीम जल्द ही असर किया और एमा अपना गला पकड़कर बैठ गई थी। अब वो दिल ही दिल में रोज़ को कोस रही थी जिसके इसरार करने पर उसने आइसक्रीम खाई थी। तुम बहुत नाजुक हो, मुझे इतनी नाजुक लड़कियां अच्छी नहीं लगती। उसके इनकार करने पर रोज़ हमेशा यही ताना देती थी और एमा को मजबूरन आइसक्रीम खानी पड़ी थी। वो अकेली होने की वजह से ना बाहर जा सकी और ना ही कोई मेडिसिन ले सकी। बुखार की वजह से गनूदगी आ रही थी और वो बेहोशों की तरह सोती रही। इस बात से बेखबर कि दूसरी जानिब मासील उसके फ़ोन न उठाने और गायब होने पर लम्हा लम्हा सुलग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो उड़कर किसी तरह एमा के पास पहुंच जाए। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था और ना रोज़ फ़ोन उठा रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी क्लास ख़त्म हो चुकी थी और अब उसकी कनपटियाँ जैसे सुलग उठी थीं। शनाया आज काफ़ी दिनों बाद उससे मिलने आई थी। वो उससे नाराज़ थी लेकिन जानती थी वो उसे मनाने वाला नहीं था, इसीलिए खुद ही मान गई थी। लेकिन दरअसल वो एमा को देखने आई थी। वो उससे मिलना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी कि वो कैसी लड़की थी जो मासील के दिल के बंद दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गई थी। लेकिन एमा के ना आने पर मासील की जो हालत थी वो उस पर कुड़ रही थी। नमी देकर जो मिट्टी को मसलसल गूंथते हो तुम, बताओ क्या बनाओगे? कोई कूसा, कोई मूरत या फिर महबूब की सूरत? सखनवर हूँ, कहो तो मशवरा एक दूँ। ये घाटे का ही सौदा है। यहाँ मिट्टी की मूरत की अगर आँख बनाओगे तुम्हें आँखें दिखाएगी। तराशोगे जुबान उसकी तो तुर्शी झेल पाओगे। अगर जो दिल बनाया तो हजारों ख्वाहिशें बनकर तुम्हें तुमसे भी मांगेगी। अताए खुल्लत अहमर उसे खुदसर बना देगी। वहाँ अपनी मोहब्बत का जो नादर ताज पहनाया खुदा खुद को ही समझेगी। अभी भी वक्त है, मानो इरादा मुलतवी कर दो, उसे मिट्टी ही रहने दो। कोई काम होगा उसे इसलिए नहीं आई। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो मासील? जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो उससे पूछ ही लिया। वो कितना भी चल लेती, कुड़ लेती या तड़प लेती, मासील पर उसका असर तो होने वाला नहीं था। उसे तो एमा का बुत अपने दिल में सजा लिया था। हाँ ठीक है, पर उसे मुझे बताना चाहिए था ना। वो खफा था, परेशान भी। काश कि तुम इतनी परवाह मेरी करते। शनाया बस सोच ही पाई थी। इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 100 काम होते हैं मासील। अब वो हर काम की रिपोर्ट तुम्हें तो नहीं दे सकती ना। शनाया ने जैसे उस पर तंज किया था, पर मासिल इस वक्त इतना परेशान था कि वो उसका तंज भी नज़रअंदाज कर गया। शायद वो मुझसे नाराज़ हो गई है। वो होले से बड़बड़ाया। पर क्यों? वो तुमसे नाराज़ क्यों होगी? शनाया ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। क्योंकि मैंने उसे कहा कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। कितने आराम से कह दिया था मासिल ने ये सब। शनाया का दिल जैसे कुचला गया था। वो खाली खाली नजरों से मासिल को देख रही थी जो इस शराब की कैफियत में बार बार एमा को फ़ोन कर रहा था। कई लम्हे गुजर गए, फिर आगे शनाया को खुद ही संभलना पड़ा। उसने अपने आंसुओं को अंदर खींचते हुए कहा, तो उसे तो खुश होना चाहिए, बिना किसी मेहनत के मासिल उससे मिल रहा है। उससे मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा ना पाई।
दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। हाँ, मैं उसे ऐसे ही मिल रहा हूँ जैसे रद्दी की पुरानी टोकरी से किसी को कोई सफ़ा मिल जाए। वो जैसे खुद से बातें कर रहा था। मेरी रियासत कैसे नजर ना आई तुम्हें मासील? उसकी नम आंखें शिकवा कर रही थीं, लेकिन वो कब उसकी जाने मुतवज्जा था। उसका सारा ध्यान उसका रुआं रुआं खून की जानिब था। फ़ोन उठाओ एमा। वो बेचैनी से उठकर चला गया था। सुनो, जब तुम मुझे ढूंढने आओगे तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, आसमान पे तैरते बादलों में, नरम घास पे गिरती ओस के कतरों में, अंधेरी रात में गिरती बारिश की बूंदों में, कच्ची पगडंडी पे नजर आते कदमों के निशानों में, या फिर भुरभुरी मिट्टी तले। उससे बिल्कुल ठीक कहा था। वो उससे मिली तो थी, पर उसे लौटने में देर कर दी थी। वो ना उसे आसमान पर तैरते बादलों में मिली थी, न नरम घास पर, न बारिश की बूंदों में। हाँ, अलबत्ता वो उसे मिली थी एक भुरभुरी मिट्टी बनकर। वो उसे मिली थी एक पागलखाने में कैद। हाँ, उसे लौटने में देर कर दी थी। वो उसका इंतजार करते करते उसे ढूंढते ढूंढते खुद को खो बैठी थी।